नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने कुछ विशेष जानकारी लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा है जेआरएफ सबसे बड़े बड़े में। तो ये जेआरएफ क्या होता है आज मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ में आपके ही बीच के एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो बताएंगे कि जेआरएफ होता क्या है। क्योंकि मैं तो आपको हमेशा बताता ही रहता हूं कि जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है या पीएचडी कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने जेआरएफ को पास किया है और कितने समय में पास किया, इनका मोटिवेशन क्या था, इन सभी प्रश्नों की जानकारी हम इन्हीं से लेंगे और इनकी सलाह आप लोगों के लिए काफी मूल्यवान होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरी वीडियो को आप सभी लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कितने दिन की तैयारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम सीधे चलते हैं और स्वागत करते हैं मुकुल सोलंकी जी का। थैंक यू और सर। कैसे हैं मुकुल जी? बढ़िया। तो मुकुल जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने मुकुल जी हैं, तो मुकुल से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मुकुल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कब आपके मन में ये विचार आया कि हमें जो है जेआरएफ या नेट या यूजीसी की तैयारी करनी चाहिए? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही मेरे मन में विचार आया था ये कि मास्टर्स करनी है हिंदी साहित्य से और उसके बाद जेआरएफ करना। ठीक है, तो पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए अब, जिससे कि ये ना हो कि डायरेक्ट हम जेआरएफ की बात कर रहे हैं। पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपके, किसका मोटिवेशन मिला आपको, जो है किसी को देखा हो आपने लाइफ में कि जेआरएफ किया है या उस किसी प्रोफेसर से आप मिले हो जिससे आप प्रभावित हुए हो, तो उनके बारे में। मेरा नाम मुकुल प्रताप सोलंकी है। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले से हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से की है और उसके बाद मैंने ये इस अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें दिसंबर वाले में, आपने जो ये दिसंबर का आया है इसमें आपने जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें जो है 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 11 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कोई कोई बताता है कि 12 घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने जेआरएफ निकाला है, और मैं समझता हूं कि पहले तो ये बताइए कि आपने कितने दिनों की प्रॉपर जो तैयारी होती है, कितने दिनों की प्रॉपर तैयारी में आपने जेआरएफ को निकाला है और कितने घंटे की आपने स्टडी की है? लगभग 5 से 6 महीने तैयारी और 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की है। तो आप लोग भी ध्यान से सुन ही रहे होंगे कि मुकुल जी ने लगभग 5 से 6 घंटे की तैयारी की है। अच्छा, इन 5-6 घंटों में अगर हम बात करें, जैसे कि जानते हैं कि आपका जो जेआरएफ है या नेट है, ये लगभग इसके 2 पेपर होते हैं, 2 पार्ट्स में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो आपकी 10 यूनिट है और पेपर 2 में जो आपकी 10 यूनिट है। तो पेपर 1 वाले की तैयारी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और पेपर 2 वाले के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरा मेन फोकस तो पेपर 2 पे ही था। ओके। क्योंकि पेपर 1 में 10 यूनिट है जैसा कि है और 10 के 10 जो है अलग सब्जेक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है उसके लिए। तो मेन फोकस मेरा था कि पेपर 1 पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारी यूनिट में उनको करना है। और जो क्लासेस मैंने ली वो ही देखी थी मैंने, अलग से कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी और PYQs करे थे। और पेपर 2 के लिए भी आपकी क्लास है और बुक से थोड़ा बहुत और PYQs उसी से हो गया। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ये कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नागेंद्र की किताबें कुछ लोग बताते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, पृथ्वीनाथ पांडे के लिए ग्रामर की किताबें, या फिर आप देखें विश्वनाथ तिवारी की कुछ किताबें बताई जाती हैं। तो किताबों से पढ़ने के अपेक्षा अगर हम देखें कि अपने नोट्स बनाना प्लस किताबों के आधार पर नोट्स तैयार करना, किताबों का क्या योगदान, मतलब आप अपने बारे में पर्सनल बताइए कि भाई आपने किताबों का, किन किन किताबों का ज्यादा योगदान रहा आपके इस सफलता में और किस तरह की किताबें आपने पढ़ी, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की किताबें, या फिर ये जिन किताबों के बारे में आप यूट्यूब वगैरह पे जगह जगह आप देखते हैं, उन किताबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो काफ़ी अच्छी बुक है वैसे, बट मैंने उसका अध्ययन किया नहीं था।
ओके। एक तो उसकी भाषा भी काफ़ी कठिन है, और अगर कोई नए सिरे से तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी पढ़नी वो। एक कहानी भी तो है कि जिन किताबों में चित्र नहीं होते हैं जी। उन किताबों को पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हाँ हाँ, ये भी है। तो उसमें तो और काफ़ी। बाकी किताबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बाकी एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही यूनिट है, यूनिट 2 है, और उसमें से 20 क्वेश्चन के करीब लगभग आ ही जाते हैं, 20-25। हाँ। तो चाहो तो पढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैंने तो पढ़ी नहीं थी, सच बताऊं तो। अच्छा। मैंने तो अलग, मतलब आपकी क्लास देखी, नोट्स वगैरह पढ़े, और एक दो बुक थी अलग, वो पढ़ी थी, बस उसी से हो गया। पेपर 1 के बारे में? पेपर 1 के लिए मैंने ये जो क्लासेस है वही की थी, और नोट्स बनाए थे उनके ही, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर ज़्यादा फोकस किया था मैंने। तो केजीएस जो अपना ये प्लेटफॉर्म है पूरा, केजीएस यूजीसी नेट का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने जैसे एक फाउंडेशन बैच तो निकालते ही हैं जो पूरे 6 महीने का होता है। इसके अलावा हम लोग क्रैश कोर्स भी निकालते हैं, और एक यूट्यूब चैनल भी है। तो क्या कभी आपने यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस ली है? हाँ, आपकी क्लास मैंने यूट्यूब पर भी ली है। तो यूट्यूब की क्लासेस कुछ फायदेमंद लगी आपको? हाँ, काफ़ी फायदेमंद होती है। क्वेश्चंस उनमें पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज भी रहते हैं, मॉक क्वेश्चंस भी रहते हैं काफ़ी। काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चों के काफी प्रश्न आते रहते हैं कि एक तो आपसे मैंने ये डिस्कस कर ही लिया है, जैसा कि आप लोग सुन ही चुके हैं मुकुल जी से। मुकुल जी ने बताया कि जिन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा करती थी कि कितने घंटे पढ़ना है, तो 6 से 7 घंटे बताया है। और टोटल अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो इन्होंने 6 से 7 महीने ही अपनी तैयारी को दिया है। हो सकता है उसमें मास्टर्स की जो क्लासेस इन्होंने की हैं वो थोड़ी सी अलग हो, मास्टर्स पढ़ाई करते समय या उसके अलावा कुछ तैयारी की है, लेकिन प्रॉपर तैयारी की जब बात करते हैं तो प्रॉपर तैयारी में जैसे कि जानते हैं इन्होंने 6 घंटे आपको बताया, साथ में 5 से 6 महीने का टाइम बताया है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये वेरी कर सकता है कि इंटेलिजेंस के ऊपर बच्चों के, किसी के कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अगर प्रॉपर आप 5-6 घंटे देते हैं। अच्छा, मैं मुकुल जी ये जानना चाहूंगा कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आपने कितना कितना समय बांटा था? क्या समय का कोई बंटवारा किया था आपने? ऐसा कुछ बंटवारा तो नहीं किया था, बस वही था कि टॉपिक चुन लिया, वो खत्म कर दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट लग गए। मतलब कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया था कि पेपर 1 के लिए मुझे 4 घंटे देना, 2 घंटे हिंदी के लिए देना है? नहीं, हिंदी के लिए मैंने ज्यादा समय दिया था। अच्छा। अब मान ली 2 घंटे पेपर 1 के लिए, तो 4 घंटे हिंदी के लिए, इस तरह से। अच्छा, हम यूनिट वाइज आ जाते हैं थोड़े से क्वेश्चन। जैसे आपने सबसे ज्यादा 10 यूनिट में पेपर 2 की अगर बात करते हैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर से आपने निकाला है, हिंदी साहित्य से, तो हिंदी के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हिंदी में जो 10 के 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिट में से आपने सबसे ज्यादा फोकस किन किन यूनिट्स पर किया था? इस समय जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो तो टेक्स्ट वाला पार्ट है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेक्स्ट वाले से, जिसमें कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, निबंध और अन्य गद्य विधाएं हैं। तो मेरा उन पे फोकस ज्यादा था। मैंने खुद से पढ़ी हुई कहानियां जो पढ़ सकता था, सारे उपन्यास तो पढ़ना संभव नहीं है, उसी तरह से उनके नोट्स भी खुद से बनाए। और इसके अलावा जो यूनिट 2 है वो काफ़ी बड़ी है, वो उसकी आपकी क्लास बहुत लंबी क्लास भी थी, तो विस्तार से उसमें पढ़ लिया मैंने ठीक से। और बाकी यूनिट इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, दरअसल क्या है कि जो कहानियां होती है, उपन्यास होते हैं, उनके क्रक्स तो टीचर बता देता है, उनके मेन संवाद भी बता सकता है, कुछ कुछ पात्रों के नाम बता सकता है। लेकिन कई बार कहानियों में तो दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है नाटकों में या उपन्यासों में, क्योंकि पूरा का पूरा नाटक या उपन्यास सारांश तो बताया जा सकता है, क्लासेस में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो मैं, जैसे मुकुल जी ने बताया कि हमने इस मामले में थोड़ी सी सेल्फ पढ़ी है, तो आगे आने वाले बच्चों को भी मैं ये सलाह दूंगा कि नाटक अपने सिलेबस के हिसाब से, नाटक और उपन्यास 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनको आप जरूर खुद भी पढ़ें, क्योंकि उनको पढ़ाने में समय ज्यादा खपत होती है। और वहां से अगर प्रश्न आते हैं तो जब आप पर्सनली पढ़े रहते हैं तो उसका सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है।
आप उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने हिसाब से छांटते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। जी। अब एक प्रश्न और उठता है कि केजीएस जो ये प्लेटफॉर्म है, ये अभी तो वैसे तो कोशिश कर रहे हैं सभी जितने भी हमारे यहाँ विद्वान टीचर हैं, सभी लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई जो भी बच्चे हमारे पास आए सभी सक्सेसफुल हों। सभी, ऐसा नहीं कि हिंदी में, हिंदी के अलावा भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनके आगे इंटरव्यू होते रहेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि केजीएस का क्या योगदान रहा आपके इस जर्नी में? सर पूरा योगदान केजीएस का ही है, क्योंकि ये जब बैच लॉन्च हुआ था तभी से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी, और काफ़ी मतलब कम दामों में भी है, तो इतना कहीं और तो मिलेगा नहीं, और काफ़ी अच्छी से हो गई प्रिपरेशन इसी से। तो इसमें देखिए दो चीजों को बताया, एक तो भाई उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी भी तरीके से रीच नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, या फिर धन के किसी भी तरीके से जो उनकी प्रॉब्लम्स है कि धन के कारण जो है उनकी पढ़ाई रुक रही है, तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए केजीएस एक तो धन के रूप में भी, साथ में अच्छे टीचरों के रूप में भी केजीएस काफी मूल्यवान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि सभी टीचर यही प्रयास करते हैं कि उनके सभी बच्चे सही तरीके से तैयारी करते हुए, सही गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ सके। अच्छा, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, जो जून वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह, क्या सुझाव और कौन सी किताबें बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक टाइम टेबल होना चाहिए फिक्स, सिलेबस पता होना चाहिए पूरी तरह से कि क्या क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो भी पता होना चाहिए, और तब अपनी तैयारी में लग जाएं बस। और क्या, किताबें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो भी किताबें हैं फॉलो कर सकते हैं, एक दो किताबें मुख्य वो कर सकते हैं फिर भी आप। और इसके अलावा मैंने पीवाईक्यू की बुक ली है बस, और कुछ नहीं लिया। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाती है। पीवाईक्यू आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि पीवाईक्यू करना आपको या तो ugc.nta.nic.in पर जाकर के वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ugcnet.nic.in पर भी जाकर के आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। जैसे कि 2014 से पहले आप ugcnet.nic.in पर जाकर के निकाल लेंगे, और जो नए वाले हैं वो nta.nic.in पर जाकर के आप नए क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। हाँ, आंसर के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन पेपर आपको दोनों साइट्स पर अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गई, हम सबने अच्छी अच्छी बातें समझी, और थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कि अगर आप पहले तो अपना परसेंटाइल बता दीजिए बच्चों की, कितना परसेंटाइल रहा? मेरे 99.94 परसेंटाइल है। 99.94 परसेंटाइल है रहा है। 226 मार्क्स 226 मार्क्स रहे। वैसे तो जेआरएफ हो ही चुका है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जरा पूछ ही लेता हूँ कि ये मुझे बताएं कि अगर आप ये चाहते कि थोड़ा सा और अंक आपके बढ़ जाते 230 या 232 नंबर तक, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं? क्योंकि देखो आपके 226 आए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैं तो 230 लाऊंगा, मैं तो 240 लाऊंगा, तो उनके लिए अपनी कमियां बताएं जरूर, जिससे कि आगे वाले बच्चे ऐसी कमियां ना करें कि उनके अंक बढ़ सके। पेपर 1 में तो मेरे 41 क्वेश्चन ठीक थे, तो वहां तो गुंजाइश कमी है बढ़ाने की। पेपर 2 में मेरे 72 क्वेश्चन ठीक थे, वहां पे बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कुछ रचनाएं मेरी रह गई थी पढ़ने के लिए, खाली मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था उनको। जैसे यूनिट 10 में है संस्कृति के 4 अध्याय है, या मुर्धैया है, या आवारा मसीहा है, कुछ इंपॉर्टेंट रचना जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो कुछ छूट गई थी मेरी। तुलसीराम वाले, तुलसीराम, हाँ, तुलसीराम का तो वैसे हमने 1-2 बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था मुर्दहिया के बारे में, बाद में उसको यूट्यूब वगैरह पे भी डाला था, करवाया था। लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार जब पेपर नजदीक आता है तो हम अपने हिसाब से भी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी। तो जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 वाले पार्ट पर आप फोकस करने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, और इस बार यूनिट 10 से क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा पूछे गए थे, काफी पूछे गए थे पिछले बार की तुलना में, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट वाइज भी, अब की मैंने यहाँ पर बताया भी था क्लासेस में भी कि यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो शुरुआत में
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट में, दूसरी यूनिट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी यूनिट से 6 7 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 5 से लेकर के अगर हम चलते हैं 10 तक, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 से लेकर के 10 तक के यूनिट में बन जाते हैं। काव्य वाले से कोई वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि काव्य वाले पार्ट को कैसे कवर किया जाए? काव्य वाले पार्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो आधुनिक वाला ही है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल से तो एक दो क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, वरना आधुनिक वाला ही है ज्यादा इम्पोर्टेंट। आधुनिक काल में भी छायावाद युगीन देखा जाए या फिर नई प्रगतिशील वालों? छायावाद युगीन और नई प्रगति दोनों इम्पोर्टेंट है। कुछ जैसे रचनाएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा है या रश्मि रथी है, ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है जिनको छोड़ नहीं सकते, जिनको नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखिएगा सभी लोग। मैं आप लोगों को, कामायनी है, जैसे कामायनी है, कामायनी के सर्ग से 3 क्वेश्चन अब की दिख रहे थे, और एक तो पंक्ति दे करके पूछा था कि पीड़ा से है, श्रद्धा से है या लज्जा से है, किस पंक्ति इससे रिलेटेड। तो कामायनी वाले में, कामायनी आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी रचना है जो कि लिखने में ही वो परिपक्व हो गए। जयशंकर प्रसाद को परिपक्वता की श्रेणी में लाने वाली कामायनी है, जिसको लिखने में उन्होंने 9 साल लगा दिए, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और तो आप यहाँ पर जो भी आप लोगों के डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग भी, मुकुल जी के लिए कोई प्रश्न है तो आप यहाँ जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, या मेरे से कोई विषय को लेकर के कोई कमेंट है, उससे संबंधित जो है प्रश्न है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी वीडियो चाहे इनके साथ में या फिर कोई नए सदस्य जो हमारे साथ में होंगे, उनकी सक्सेस जर्नी के साथ में हम जब आएंगे तो उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। यहाँ पर मुकुल जी, मैं आपसे जाते जाते कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा कि माता पिता का क्या योगदान रहा? माता पिता का योगदान तो हमेशा रहता ही है, पूरा सपोर्ट रहा था उनका मेरे लिए, बस यही है। पढ़ने में क्या क्या कमियां आ सकती हैं सर? पढ़ने के दौरान सबसे ज्यादा जो भटकाव है वो आधुनिक समाज चल रहा है, जो नए जनरेशन वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप न्यू जनरेशन में हैं, तो इस हिसाब से आप क्या सलाह दे सकते हैं कि ये भटकाव को कम किया जाए? एक तो सर सोर्सेज जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत चीजें देखते हैं हम इधर उधर, कोई बुक्स देख ली, किसी ने बता दिया तो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपना एक कुछ ही सोर्स रखते, लिमिटेड सोर्स रखने चाहिए, और बस यही है। और PYQs करते रहें, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहें तो ज्यादा मुश्किल। अच्छा, जो मोबाइल वगैरह है, ये आपको क्या लगता है, ये जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, खासकर पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन जो रील्स देखते हैं या जो चीजें देखते हैं, इससे कितना डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब कितना आपका जो है दिमाग इधर उधर भटकता है, उसका कुछ प्रभाव आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पर पड़ता है, या फिर पढ़ाई तो हो ही जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ जो आप बाकी बच्चों को सलाह दे सके? सर फर्क तो पड़ता है बिल्कुल। रील्स तो एक तरह से एडिक्शन है, कि एक बार शुरू कर दिया तो फिर वो चलती रहती है, तो उससे तो बचना जरूरी है। या तो आप लिमिट कर सकते हैं उसको ऐप में जाके कि भाई 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना, या आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। यही है। और कुछ बच्चे ना PDF की डिमांड करते हैं जी, आप सच्ची बताना जी, आपको इतनी सारी PDF मिली, जो आपने अभी तक PDF इकट्ठी की यहाँ, इसके अलावा क्या सारी PDF आपने पढ़ ली? नहीं, मैंने तो कुछ ही पढ़ी होंगी शायद ही पढ़ पाया होऊंगा कुछ। तो PDF की डिमांड रहती है ज्यादातर बच्चों की, जो ऑनलाइन में तो खासकर। उनमें से कितनी PDF, सच्चाई बताएं कि कितनी PDF पढ़ी जाती है? तो PDF ज्यादा बेस्ट है या जो पढ़ाया जाता है उस समय नोट्स बनाना ज्यादा बेस्ट है? ये प्रश्न मेरा है कि नोट्स बनाना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, PDF इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी अलग अलग लोगों की राय जब हम लेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि PDF के फायदे भी हैं, PDF के नुकसान भी हैं, नोट्स के ज्यादा फायदे हैं, नुकसान कम है। हाँ, अगर आपके पास समय है। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी अपेयरिंग ईयर में? उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजी बनाएं अपनी एक, और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं।
बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जो जेआरएफ है, ये जेआरएफ है क्या? तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था शुरुआत में, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि जेआरएफ किसे कहते हैं, किसके अंडर में आता है और इसको करने से क्या फायदे हो सकते हैं? सर जेआरएफ की फुल फॉर्म जो है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जब हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो हमें एक स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जब तक हम पीएचडी करेंगे 5 साल तक, वो तब तक मिलती है। तो इसको भी अपनी मोटिवेशन बना सकते हो तैयारी के लिए। तो जाते जाते एक मोटिवेशन भी मिल जाता है कि पढ़ाई, अगर आगे आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। और डिपेंड करता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का ये वेरी कर जाता है कि जेएनयू से लेकर के यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनमें ये आपको वेरी कर जाती है, थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो एक मोटिवेशन के रूप में आपके काम कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ में थे मुकुल प्रताप सोलंकी जी, और इन्होंने अपनी पूरी सक्सेस जर्नी बताई है। और ये कितना फायदेमंद होगा आप लोगों का, आपके कमेंट से ही पता चलेगा। और एक बार दोबारा से जरूर हम कहना चाहेंगे कि केजीएस प्लेटफॉर्म के लिए बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, केजीएस के साथ ही बने रहो, नैया पार लगा देंगे आपकी। तो इसी के साथ में सभी को साथ में हम लेंगे मुकुल प्रताप से, और आप लोगों से भी विदा। मिलेंगे नए ऐसे सेगमेंट में, नए ऐसे किसी और टॉपर स्टूडेंट के साथ में। और आप लोग यदि चाहते हैं कि मुकुल की जगह आप भी बैठें तो आप भी अपने लिए कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए, और अगला नंबर आपका होगा, यहां पर बैठेंगे और केजीएस की इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको करेंगे आगे बढ़ाने के सशक्त रास्ते दिखाएंगे और आगे बढ़ाने के परचम को लहराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।